आज मेरा ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये है कि एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी के जोन वाइज कट ऑफ और मैं कुछ चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो आपके एनटीपीसी सिलेक्शन के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, जोन वाइज कितनी कंपटीशन रहेगी, आपके जोन में कितना कंपटीशन रहेगा, आप कितना कट ऑफ आपके लिए सेफ स्कोर रहना चाहिए, आपके दिमाग में ये एक आउटले बना रहना चाहिए कि आपको सम नंबर प्लस या माइनस लाना है तो आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी रहेगी, ये बात आप समझिए। पर अगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि 80 नंबर अगर कट ऑफ जा रहा है तो आप 80 की ही तैयारी करो। आपको तैयारी अपनी 100% की रखनी है, बट इन केस मैं आपको बस बता रहा हूँ कि 80 या 85 या फिर 75 एनी मार्जिन इज वेरी गुड। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। इस वीडियो में मैं आपको 3 सेक्शंस बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहला रहेगा फॉर्म फिलअप, किस जगह पे कितने फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, उसके बाद रहेगा कंपटीशन पर सीट, एक सीट पे क्या कंपटीशन है। और थर्ड और जब सबकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट जो मुझे लग रहा है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। कट ऑफ जानने के बाद बच्चों के दिमाग में ये बातें आ जाती हैं कि हाँ ठीक है, चलिए कट ऑफ पता चल गया है, अब मुझे इस हिसाब से तैयारी करनी है। ऑलराइट, तो चलिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन में की बात करते हैं, फॉर्म फिलअप पर कैपिटा, मतलब पर स्टेट वाइज कितने फॉर्म भरे गए हैं। एस्पिरेंट्स विल टॉक अबाउट ग्रेजुएट पोस्ट। सबसे पहले हम लोग ग्रेजुएशन की पोस्ट की बात करेंगे, ग्रेजुएशन लेवल की। ठीक है, देखिए अगर मैं सबसे पहले गुवाहाटी की बात करूं, बहुत कम डेटा भी आया है, अभी सारा डेटा हम लोग के पास है नहीं। हम लोग के पास क्या मतलब, किसी के पास नहीं है। गुवाहाटी में टोटल वैकेंसी थी 516। ठीक है, टोटल वैकेंसी है 516। टोटल फॉर्म फिलअप किए गए हैं इसमें 4,56,807। 56,807। ठीक है, पर सीट अगर आप कंपटीशन देखोगे, देखिए यहाँ पे सब वैकेंसी है 516। ठीक है, गुवाहाटी और अहमदाबाद की वैकेंसी सेम रहेगी 516। ठीक है, पर फॉर्म फिलअप ऑलमोस्ट 50,000 का बस डिफरेंस है गुवाहाटी और अहमदाबाद में। गुवाहाटी में 4,56,807 फॉर्म भरे गए हैं, अहमदाबाद में 4,08,83 फॉर्म भरे गए हैं। 4,08,83 फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, दोनों में वैकेंसी 516 ही है। ठीक, पर सीट कंपटीशन अगर आप गुवाहाटी में देखोगे तो वहाँ है 885। एक सीट पे कंपटीशन रहेगी 885। ठीक है, और अगर आप अहमदाबाद की बात करोगे तो अहमदाबाद में आपका पर सीट का कंपटीशन रहेगा 776। कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे फॉर्म 50,000 फॉर्म कम भरे गए हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। गुवाहाटी में पर सीट कंपटीशन है 885। तो आपको ये बात डराने वाले भी है और मोटिवेट करने वाले भी है। अगर आपको ये बात चेक करना है कि आपकी अभी क्या कैपेबिलिटी है, तो आप एक मॉक उठाओ, मॉक दे लो, आपको समझ में आ जाएगा कि आप अभी कहाँ पे स्टैंड करते हो। अगर आपके 60 नंबर आ रहे हैं, फाइट मारना चालू कर दो, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। ऑलराइट, हाईली डेंसाइल की बात करता हूँ, सबसे ज़्यादा नहीं, सेकंड बोल लीजिए, भुवनेश्वर की मैं बात करता हूँ। भुवनेश्वर, इसमें कितने फॉर्म भरे गए हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए टोटल वैकेंसी इसमें बस 758 है। ठीक है, 758 वैकेंसी है इसमें टोटल। ठीक, टोटल फॉर्म फिलअप किए गए हैं इसमें 9,57,614, 9,57,614। ठीक है, पर सीट कंपटीशन क्या हो गया यहाँ पे 1263। पर सीट का कंपटीशन कैसे निकलेगा, इसको इससे डिवाइड करते जो निकल जाएगा। ठीक है, 1263 है पर सीट कंपटीशन। आपको अगर एक स्टेशन मास्टर की यहाँ पे सीट चाहिए ना, तो आपको 1200 लोगों को कॉम्पीट करना होगा, 1200 लोगों को पीछे खींचना होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा भुवनेश्वर जोन में। ठीक है, अगर मैं यही बात कोलकाता की करता हूँ, कोलकाता में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अभी भरे गए हैं अभी तक के डेटा के हिसाब से। ठीक है, जितने भी कोलकाता में अभी लोग थे, कोलकाता में सबसे ज़्यादा अभी तक भरे गए हैं 10,27,983। कोलकाता की मैं बात करूँ, कोलकाता में वैकेंसीज भी ज़्यादा थी ना, तो लोग वहाँ ज़्यादा फॉर्म फिलअप किए, उन्हें लगा कि सिलेक्शन आसान होगा। पर आप ये भी तो समझो कि वहाँ पे कंपटीशन भी मुश्किल होगा। 1,382 वैकेंसीज हैं यहाँ पे। टोटल फॉर्म भरे गए हैं 10,27,983, 983। ठीक है, पर सीट कंपटीशन यहाँ पर कम है, किससे? भुवनेश्वर से।
743, ठीक है, यहाँ 743 ही है। और आपको ये बात समझनी होगी, जितने दिग्गज से दिग्गज लोग बैठेंगे वो कोलकाता में ही बैठेंगे, क्योंकि उनको ये बात पता था कि यहाँ वैकेंसी ज़्यादा है, ठीक है। तो कंपटीशन ऑफ कोर्स, फॉर्म फिलअप तो रहेगा यार, पर यहाँ का कट ऑफ हाई जाएगा, ये बात आप याद रखिएगा। मार्जिन अगर कट ऑफ हाई है तो इससे मतलब नहीं है कि आप कितना अच्छा स्कोर कर दो। अगर कट ऑफ ज़्यादा हाई है, ठीक है, वहाँ पे मार्जिन का खेल है। एक नंबर पे यहाँ पे 1,000 रैंक पीछे चली जाएगी, 1,000 कम ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग को काम करना है। टोटल अगर मैं वैकेंसीज की बात करूँ, अभी तक हम लोग के पास 3,172 वैकेंसी का ही डेटा आया है, ठीक है। इसके बाद और अभी 3,172 वैकेंसी पे फॉर्म कितना फिलअप किया गया है देख लीजिए, 28,43,287 टोटल इतने फॉर्म फिलअप किए गए हैं। इतने से वैकेंसी पे 3,172 वैकेंसी पे 28,43,287 फॉर्म फिलअप किए गए हैं, समझ जाओ, ये बात है। ऑलराइट, चलिए अब हम लोग और डेटा के बारे में बात करते हैं। जोन वाइज आपको ये चीज़ें देख के आपको ये बात समझ में आ गई होंगी कि एक पर्टिकुलर जोन में कितने फॉर्म भरे हैं, कितना कंपटीशन है, ठीक है। ये एवरेज आप मान के चलो, ये सारा डेटा देख के आपको अपना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको एक और चीज़ मैं अभी आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। कट ऑफ की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जान लीजिए कहाँ से कितना आएगा, तो फिर आप उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो। इन जनरल अगर मैं अहमदाबाद का, मैंने आपको कंपटीशन बताया था, अहमदाबाद की बात करता हूँ सबसे पहले। अहमदाबाद में ये लास्ट ईयर के कट ऑफ से रिजम्बल करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अहमदाबाद की अगर मैं बात करूं तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, ठीक है, सबसे पहले फेज का कट ऑफ गया था 82.09 अनरिजर्व्ड की बात कर रहा हूं। और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की अगर मैं बात करूं, ईडब्ल्यूएस का सबसे कम गया था लास्ट टाइम, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का आया था 74.63, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का। शेड्यूल कास्ट की आई थी कट ऑफ 72.04 और शेड्यूल ट्राइब्स की आई थी 65.295, ठीक है। ये रेंज कहाँ से कर रहा है, 82.09 से 65.295, ये अहमदाबाद का कट ऑफ लिस्ट है। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप 82 पे भी सेफ हो, 65 पे भी सेफ हो, ठीक है, कैटेगरी पे डिपेंड करता है टोटली। पर आप अगर ये सोच के जाते हो कि 70 प्लस या फिर 75 प्लस, अगर आपके कट ऑफ आपके जोन में अगर कट ऑफ आपका 82 चला गया, फिर आप क्या करोगे, ठीक है। तो कट ऑफ पे डिपेंड होके मत जाइए, कभी भी मत जाना। मैं आपको ब्रदरली एडवाइस दे रहा हूँ, कट ऑफ पे डिपेंड होके जाओगे, आपका सिलेक्शन निश्चित है रुक जाएगा। ये बात आप समझ लो। कट ऑफ पे फोकस करने वाले कट ऑफ पे ही फोकस करते हैं। और ये लेवल 2 की जॉब की बात कर रहा हूँ मैं। लेवल 2 की जॉब थी ये, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, ठीक है, जूनियर टाइपिस्ट की जॉब थी। और ट्रेन क्लर्क की अगर मैं बात करूं, ट्रेन क्लर्क जो था, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट के लिए, मतलब अनरिजर्व्ड के लिए 86.78185 कट ऑफ गया था, 86 पॉइंट। तो इस बार क्या होगा, आपको क्या लगता है, पेपर टफ आएगा? तो 80 मान लीजिए, आपका कट ऑफ 80 जाना तय है इस बार। आप ये बात तो आप समझ लो। 80 प्लस जिस आदमी ने स्कोर करना शुरू कर दिया, ठीक है, कट ऑफ पे या फिर कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। अब पेपर, आप एक बात समझो, आप आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, 10th लेवल का मैथ्स आ रहा है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, रीजनिंग या फिर जनरल अवेयरनेस, कुछ भी 10th लेवल पे बेसिक साइंस और जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आ रही है। कट ऑफ पेपर कितना ही टफ बनाएगा, क्या सीसेट और यूपीएससी लेवल थोड़ी टच करेंगे वो सब, ठीक है। यूपीएससी लेवल का पेपर थोड़ी देगा आपको। जिस लेवल का एग्जाम है उस लेवल तक अगर आपको आता है तो एक्सटर्नल फैक्टर्स आप हटा दीजिए, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप समझ लो। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपके कोर में, आपके कोर मेमोरी में, कोर विद इन सेल्फ में आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि आपको कट ऑफ पे या फिर जोन में कितनी वैकेंसी है या कितने वो गए हैं, ये इन चीज़ों पे आप फोकस मत करो। इससे बस आपका प्रेशर बढ़ेगा दिमाग में, पढ़ाई नहीं बढ़ेगी, प्रेशर ही बढ़ेगा। अगर मैं भुवनेश्वर जोन की बात करता हूँ, पीबीएस भुवनेश्वर जोन की अगर मैं बात करूँ, तो लेवल 6 जॉब के लिए, लेवल 6 के लिए 82 अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बता रहा हूँ, 82 से 66.85 का रेंज था, 66.85,
ये था जनरल, ये था शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी, ठीक है, ये रेंज था इसका, ठीक है। लेवल 6 की, लेवल 5 की अगर मैं बात करूं तो 71 से लेके 49, ठीक है। लेवल 3 की अगर मैं बात करता हूं तो 71.1 से लेके 52.2, और लेवल 2 की अगर मैं बात करता हूं तो 68 से लेके 48.58। आप मुझे एक बात बता दो इन चारों में, ठीक है। लेवल 2, 3, 4, 5, लेवल 2, 3, 5 एंड 6। भुवनेश्वर में पिछले बार फॉर्म कितने फिलअप हुए थे एक बार ये चेक कर लेना, ठीक है। इस बार आपके 700 समथिंग वो आई है ना, पर सीट कैपिटा, मतलब पर सीट कंपटीशन। इस बार की बात कर रहा हूँ 2024-25 में जो एग्जाम होने वाला है, ये 2021 का मैं आपको डेटा दे रहा हूँ। 2021 में मैं आपको बता रहा हूँ उस समय 348 वो थे पर सीट कंपटीशन। 348 पे 82, 71, 71.1 और 68 गया है कट ऑफ। इस बार जस्ट डबल है, डबल, हाँ ऑलमोस्ट डबल ही है, 700, ठीक है। 2.1%, 2.1 टाइम्स ज़्यादा है इस बार कंपटीशन। तो आप ये सोच लो कि क्या लगता है कि आपको 82 ही कट ऑफ जाएगा, 80 ही कट ऑफ जाएगा। और पेपर टफ होने के बाद ये एक्सटर्नल फैक्टर कि भैया पेपर टफ होगा तो इस बार बहुत ज़्यादा वो आएंगे। आपको लगता है कि पेपर कितना ही टफ पेपर आ जाएगा? आप ये बात बताओ, कितना टफ पेपर बना सकता है आरआरबी एनटीपीसी, ये बताइए। और सबसे पहली बात, ये बात आप अपने दिमाग में डाल लो कि इट्स अ ब्लडी नॉन टेक्निकल एग्जाम। नॉन टेक्निकल पोस्ट की बात हो रही है, नॉन टेक्निकल एग्जाम है बच्चों ये। नॉन टेक्निकल एग्जाम का मतलब क्या होता है? जिसमें टेक्निकल बच्चे नहीं बैठते हैं। टेक्निकल बच्चे नहीं बैठते हैं तो आपको क्या लगता है कि मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है, नॉन टेक्निकल बच्चों को आता है? नहीं आता है ढंग से, ठीक है। आपका पेपर हमेशा, आप पेपर के पैटर्न से ही देख लो ना। जनरल अवेयरनेस का सेक्शन सबसे बड़ा सेक्शन है, यहाँ पे 40 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो यहाँ पे 30 और 30 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और सीबीटी 2 में तो 50 क्वेश्चन पूछ रहा है जनरल अवेयरनेस में, ठीक है। जिसका जनरल अवेयरनेस स्ट्रांग है वो सीबीटी 1 भी खेल देगा, सीबीटी 2 भी खेल देगा। क्यों? क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग के आप सवाल उठा के देखो, पुच्चू क्वेश्चन है, पुच्चू, ठीक है। प्लस मार्क्स आते हैं उसमें, आपको आना तय है। पर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। पॉलिटी में, आज मैं पॉलिटी पढ़ा रहा था बच्चों को, देख के समझ में आया कि भाई किस यूपीएससी प्रीलिम्स के स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन थे यार। आप बात मानोगे नहीं, यूपीएससी प्रीलिम्स के स्टेटमेंट के क्वेश्चन है। यूपीएससी प्री का स्टूडेंट हूं, यूपीएससी का स्टूडेंट हूं, प्री के क्वेश्चन स्टेटमेंट्स उठा के दिए उन लोगों ने, ठीक है। जनरल अवेयरनेस का ये स्थिति है, तो जनरल अवेयरनेस पे भी फोकस करिए। मैथ्स और रीजनिंग तो आपको करना ही करना है, ठीक है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है एनटीपीसी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में, तो कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं, उन चीजों पे आप खासकर फोकस करिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा रीजनिंग की, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग लगता है कि हो जाएगा, ठीक है, पर जब एग्जाम में रीजनिंग आता है तो उस समय स्थिति खराब हो जाती है, ठीक है। सबसे पहली चीज, सारा सिलेबस तो आपको कंप्लीट करना ही है, ये तो मैं आपको बोल ही रहा हूं, सारा सिलेबस आपको करके जाना ही जाना है। पर रीजनिंग में अगर मैं आपको बोलूं स्टेटमेंट्स की बात, स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, इस बार एएलपी के एग्जाम में क्या हुआ, एएलपी में टेक्निकल बच्चे बैठे थे बहुत टेलर में कि मैं इंजीनियरिंग वाला लौंडा हूं, आराम से पेल दूंगा एग्जाम। हुआ क्या मैं आपको बताऊं, एएलपी के परीक्षा में जब वो बैठे, उनको स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन समझ में ही नहीं आए। क्यों? पढ़ा ही नहीं जा रहा था स्टेटमेंट का क्वेश्चन, ठीक है। 30 सेकंड के क्वेश्चन में, 30 सेकंड के मार्जिन में आपको स्टेटमेंट भी पढ़ना है, उसको एनालाइज भी करना है और उसको डिकोड भी करके उसका आंसर को भी मार्क करना है। 30 सेकंड में क्या पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। तो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन पकड़िएगा, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करिए, पढ़ना चालू करो स्टेटमेंट्स को। आपको हिट करना चाहिए कि स्टेटमेंट क्या क्या पूछ रहा है, बोलना क्या चाह रहा है स्टेटमेंट। किसी को हिंदी आती है, किसी को इंग्लिश आती है। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बात बोलता हूँ, हिंदी अंग्रेजी मत करो भाई। एग्जाम में आप परीक्षा हॉल में, मैं तो ठीक है अनुवाद करके दे दूंगा, चलो तुम लोग को ले लो, पकड़ो हिंदी में पढ़ो, पर एग्जाम हॉल में आपको मिलेगा हिंदी, भैया हिंदी और इंग्लिश कर दीजिए, इंग्लिश नहीं समझ में फिर से हिंदी पढ़ोगे, उसमें क्या होता है, समय का नुकसान जा रहा है, ठीक है। एक कोडिंग डिकोडिंग, इस पे फोकस करना। तीसरी अगर मैं बात करूं एनालॉजी पे फोकस करना, ठीक है। अगर चौथे स्टेटमेंट की बात करूं तो डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन पे जरूर फोकस करिएगा, डेटा सफिशिएंसी और डेटा इंटरप्रिटेशन पे, ठीक है।
इंडक्टिव रीजनिंग, बच्चों को बताया ही नहीं जा रहा कि इंडक्टिव रीजनिंग भी आती है भैया पेपर में। बढ़िया बढ़िया टीचर्स को मैंने देखा जो आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करवा रहे हैं, इंडक्टिव रीजनिंग है ही नहीं, पढ़ा ही नहीं रहे इंडक्टिव रीजनिंग। अरे यार तुम एक सेक्शन ही रीजनिंग का छोड़ दोगे, कहां से बच्चों का सिलेक्शन होगा? तुम सीजीएल का भी तैयारी करवा रहे हो, एनटीपीसी का भी तैयारी करवा रहे हो, आरआरबी का भी, सब लेके चलोगे? सबका सिलेबस सेम है क्या? सबका अप्रोच अलग अलग है ना। इंडक्टिव रीजनिंग बच्चों पढ़ना चालू कर दो, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं इंडक्टिव रीजनिंग के, 5 क्वेश्चन छोड़ दोगे तो एग्जाम सेंटर ही छोड़ देना, ठीक है। सिक्स्थ और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आप ये बात जरूर रखिएगा कि देखिए सीरीज के क्वेश्चन बहुत आते हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बोल लीजिए, न्यूमेरिक सीरीज बोल लीजिए, अल्फाबेटिकल सीरीज बोल लीजिए और दोनों मिक्स करके भी बोल लीजिए, ठीक है। ये 6 टॉपिक्स आपको रीजनिंग में ऐसे करके जाने कि आप सवाल देखो, आपसे सवाल बन जाने चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल से सवाल आते हैं इसमें, आपको समय देना होगा। बिना समय दिए तो लड़की भी नहीं सेट होती आपसे, ठीक है। बिना समय दिए आप किसी महिला को पसंद करते हो, आप उनको समय नहीं दोगे, वो भी आपसे बातें नहीं करेंगी। तो ये तो पढ़ाई है, ठीक है। बच्चों अगर मैं मैथ्स की बात करूं, मैथ्स डर लगता है लोगों को, कोई बात नहीं। अगर मैं अलजेब्रा की बात करूं तो अलजेब्रा से क्वेश्चन डेड श्योर है, ठीक है। आते ही आते हैं क्वेश्चन। और क्या पैटर्न रहता है जनरली, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं x+1/x की वैल्यू इतनी है तो x का पावर 5 + 1/x का पावर 5 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। मैथ में आपको बोल रहा हूँ, PYQs उठा के देखो, आपको समझ में आ जाएगा।